तो हम सॉल्यूशन चैप्टर में अगला लेक्चर देखते हैं। पिछले दो लेक्चर में हम वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ चुके हैं। वेपर प्रेशर कैसे चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, या फिर कैसे वो क्यों चेंज होता था, वो भी हमने एक ग्राफ के थ्रू देखा था। अब उस जितना भी हमने वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा, उस पर तुम एक क्वेश्चन सोच सकते हो कि जैसे प्याज छीलते हैं हम लोग, जब प्याज छीलते हैं तो अगर सिंपली प्याज छीलो तो हमें आंखों में लगती है, लेकिन कभी ट्राई करना कि जब प्याज को तुम फ्रिज से निकाल के ले आओगे तो तुम्हें आंखों में नहीं लगेगी। तो ये चीज़ सोचना कि ऐसा क्यों होता है कि जो प्याज को हम जब उससे निकाल के ले आते हैं फ्रिज से, तो छीलते टाइम हमारे आंखों से आंसू क्यों नहीं आते हैं। ठीक है, इसको सोचना है सिंपली। कई कई तरह से तुम सोच सकते हो, वेपर प्रेशर से भी इसको सोचना, तुम्हें और अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। तो इसी के साथ हम लेक्चर शुरू करते हैं अपना। अब हम आगे पढ़ते हैं, हम बात करते हैं सीधे सलूशन की, कि सलूशन होता क्या है। देखो, बेसिकली सलूशन जो होता है वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर। सलूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स। देखो, कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि हम 1 2 3 4 5 कितने भी चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं। अब होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि जैसे तुमने कुछ चीज़ों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद कोई एक फेज़ उसका तैयार हुआ, तो जो फेज़ तैयार होगा वो थ्रू आउट द रीजन पूरा सेम होना चाहिए। मतलब जैसे तुम अगर समझो, तुमने अगर शरबत बनाई, तो शरबत के किसी भी कोने से अगर तुम 1 चम्मच शरबत निकाल लोगे तो पूरे रीजन में शरबत क्या होगा, शरबत उतना ही मीठा होगा। शरबत ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ कम मीठा होगा एक तरफ ज़्यादा मीठा होगा। तो इस चीज़ को कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब समझो सॉल्यूशन जो बनता है, सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब एक चीज़ याद रखना कि सॉल्वेंट हमेशा 1 होता है। मतलब अगर ये समझो तुमने n कंपोनेंट को मिलाकर, n कंपोनेंट को मिक्स किया और मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया, तो उसमें से याद रखना कि n-1 जो होंगे वो क्या होंगे, सॉल्यूट होंगे, और जो 1 होगा क्या होगा, वो सॉल्वेंट होगा। मतलब ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि सॉल्वेंट हमेशा एक होता है। सॉल्वेंट एक से ज़्यादा नहीं होते, सॉल्वेंट एक होता है। सॉल्यूट तुम कई रख सकते हो, सॉल्यूट 1 2 3 4 तुम कितने भी उसमें रखो, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, एक होगा। तो अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मेथड होता है। मेथड क्या है, सिंपली तुम सोच सकते हो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम पता कैसे करते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है अमाउंट मेथड। कोई मतलब कि तो तरीका नहीं, बस जनरली एक बुक में दिया गया, मुझे थोड़ा सिस्टमेटिक लगा, क्योंकि सिस्टमेटिक लोग पढ़ना पसंद करते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी। तो अमाउंट मेथड क्या होता है, देखो बेसिकली अमाउंट मेथड जो तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हो कि जो लेसर अमाउंट होगा, कि जो लेसर अमाउंट होगा उस लेसर अमाउंट वाले कंपोनेंट को क्या कहा जाएगा, सॉल्यूट। अगर हम यहाँ पे बाइनरी की बात करते हैं, बाइनरी का मतलब ये होता है कि एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो अगर जिसका लेसर अमाउंट होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, वो मोर अमाउंट वाला सॉल्वेंट। सिंपल तरीके से अगर तुम चीनी और पानी का सलूशन देखो, तो चीनी कम होती है तो वो क्या होती है, सॉल्यूट। पानी ज़्यादा होता है तो वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है, अब अगला जो मेथड होता है वो हमारे पास होता है फेज मेथड। अगला जो होता है वो होता है फेज मेथड। फेज मेथड कई बार हमने बचपन में नहीं पढ़ा होता है। तो फेज मेथड बेसिकली क्या होता है कि जो फेज ऑफ सॉल्वेंट होता है, फेज ऑफ सॉल्वेंट होता है, तो जो फेज ऑफ सॉल्वेंट होगा यही जो होता है फेज ऑफ सॉल्यूशन होता है। फेज ऑफ सॉल्यूशन ही क्या होता है, फेज ऑफ सॉल्वेंट होता है। फेज ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है कि जैसे समझो हमने ये फेज की बात करते हैं, जैसे हम 2 कंपोनेंट को लेकर सॉल्यूशन बनाते हैं a प्लस बी, हमारे पास a जो है वो क्या है, सॉलिड, और b क्या है, लिक्विड। हमने इन दोनों को मिक्स करके क्या बनाया, सॉल्यूशन अपना जनरेट किया। ठीक है, अब सॉल्यूशन का जो फेज होगा, सपोज दैट वो हमें क्या मिला,
हमें सोल्यूशन क्या मिला, लिक्विड मिला। अगर हमें सोल्यूशन लिक्विड मिलता है तो इन दोनों में लिक्विड क्या है, बी। तो हमें ये याद रखना अगर सोल्यूशन का फेज लिक्विड है तो इस केस में सॉल्वेंट कौन सा रहा होगा, बी रहा होगा, क्योंकि जो फेज सोल्यूशन का बनता है वही फेज किसका बनेगा, सॉल्वेंट का भी आता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखना कि जो फेज सोल्यूशन का होगा वही फेज किसका होगा, सॉल्वेंट का भी होगा। तो ये फेज मेथड होता है जिससे हम ये चीज़ पता करते हैं, ठीक है। अगर यही पे जो सोल्यूशन बनता है वो सॉलिड बनता, अगर ये सोल्यूशन सॉलिड आता तो इस समय हमारा ए क्या होता, सॉल्वेंट होता। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, खास बात नहीं इसमें, तुम बस ये याद रखना कि जो सॉल्वेंट का फेज होता है वही किसका फेज होगा, वही फेज सोल्यूशन का होगा। अब अगर हम एक बात देखें तो हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अगर हम तीनों को एक एक बार मतलब तीनों को हम बनाए वो मतलब सॉल्वेंट, तो एक बार सॉलिड को सॉलिड में, एक बार सॉलिड को लिक्विड में, एक बार सॉलिड को गैस में, या फिर तुम उल्टा सोच सकते हो तीनों बार सॉल्वेंट 3 बार ये बन सकता है, 3 बार ये, 3 बार। तो हमारे पास टोटल जो सोल्यूशन हो जाएंगे वो कितने तरीके के होंगे, 9 टाइप के सोल्यूशन बनते हैं। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि जो हमें 2 स्टेट और होती है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो हम जनरल स्टेट्स की बात जो हमें पढ़नी होंगी इसमें, तो 9 तरह के सोल्यूशन होते हैं। तो एनसीईआरटी ने इन 9 तरह के सोल्यूशन के तुम्हें एग्जाम्पल दिए होंगे, उसको एक बार एनसीईआरटी के जब तुम्हें चैप्टर ओपन करोगे तो जैसे पेज पलटोगे लेफ्ट साइड में ही वो पूरे एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। अब खास बात याद रखना, अगर तुम में से कोई ओपी टंडन बुक पढ़ता होगा तो उन्होंने केवल 7 टाइप के बताए हैं। उन्होंने कहा है कि 7 टाइप के सोल्यूशन होते हैं, उन्होंने 2 टाइप के सोल्यूशन को होमोजीनियस नहीं बताया, लेकिन एनसीईआरटी 9 कहती है, तुम्हें 9 याद रखने होंगे। उसे एक बार से एग्जाम्पल देख लें, तुम्हें सिंपली समझ में आ जाएगा थोड़ी। ओपी टंडन 7 टाइप कहते हैं, वो उनका कहना है कि 2 टाइप के सोल्यूशन मतलब ये होमोजीनियस नहीं बनते हैं, ठीक है। अब क्या हमें 9 टाइप के सोल्यूशन पढ़ने हैं, नहीं। तो जो हमें पढ़ने हैं, हमें पढ़ना है लिक्विड सोल्यूशन, हमें पढ़ना है लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन में हमें मतलब जो हमें पढ़ना है उसमें जो सॉल्वेंट, देखो लिक्विड सोल्यूशन का मतलब ये है कि सॉल्वेंट हमारा क्या होना चाहिए, लिक्विड। तो मतलब अगर इसके हिसाब से देखिए तो हमें सोल्यूशन पढ़ना है सॉलिड प्लस लिक्विड का, गैस प्लस लिक्विड का, और हमें पढ़ना है लिक्विड प्लस लिक्विड का। तो हमें ये 3 तरह के सोल्यूशन पढ़ने, क्योंकि हमें लिक्विड सोल्यूशन पढ़ना है। लिक्विड का मतलब वही सोल्यूशन होगा जिसका सॉल्वेंट क्या होना, उसका सॉल्वेंट जब लिक्विड होगा तो वही हमारा लिक्विड सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो अब हम आज का जो टॉपिक लेते हैं, हम शुरू करते हैं सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन को। तो हम इसमें अगला जो हम टॉपिक अभी शुरू करेंगे वो हम पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन के बारे में। तो आओ हम उसे शुरू करते हैं, ठीक है। देखो हम जो सोल्यूशन लेते हैं वो हम लेते हैं सॉलिड एंड लिक्विड। छोटे छोटे टॉपिक होते हैं ये, जनरली बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं होते, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट इसमें काफ़ी अच्छे होते हैं जो हमें ये काफ़ी चीज़ें इसमें से डिफाइन होती हैं, ठीक है। तो सॉलिड एंड लिक्विड सोल्यूशन में हम कुछ चीज़ें पहले बात करते हैं। देखो इसमें सबसे पहले तो डिफाइन होती है सॉल्युबिलिटी, इसमें डिफाइन होगी सॉल्युबिलिटी। देखो बेसिकली सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी को हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। देखो सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने का ये तरीका होता है द अमाउंट ऑफ solute dissolve in 100 gram solvent to make solution saturated।
मतलब जितना अमाउंट 100 ग्राम में डिसॉल्व हो जाए, जिससे सोल्यूशन हमारा क्या बन जाए, सैचुरेटेड बन जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा, उस अमाउंट को हम डिफाइन करते हैं सॉल्युबिलिटी। इसको कई और तरीकों से डिफाइन किया जाता है, तुम कई बुक में देखो अलग तरीके से डिफाइन होता है। बस ये याद रखना कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है सोल्यूशन को सैचुरेटेड बनाने में। अब यहाँ पे बात है सोल्यूशन सैचुरेटेड क्या होता है। देखो 3 तरह के सोल्यूशन होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन, कैसे बनता है, कब बनेगा, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में जो डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में ये कहा जाता है व्हेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute is dissolved in a solvent at particular temperature and pressure, when a maximum amount of solute dissolve in particular temperature and pressure, then the solution is saturated। मतलब कि ये समझो कि जब अगर हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे जितना अमाउंट सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता था, अगर उतना डिसॉल्व हो गया है, तो मतलब जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो जाता है, उस सोल्यूशन को क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाता है। अब ये बात समझो कि मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व होता कब है, या कैसे ये चीज़ें डिफाइन होती। अब इसके लिए हम यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम होता है, उस इक्विलिब्रियम को समझते हैं। समझो, देखो ये हमारे पास हमने एक लिक्विड लिया है, लिक्विड के हम वाटर ही ले लेते हैं सीधे, और इसमें हमने शुगर लिया है, ये हमारा शुगर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इस बात को समझो, देखो बेसिकली जब ये मॉलिक्यूल पानी में डालोगे तुम शुगर में, तो जो शुगर के मॉलिक्यूल है ये आपस में कोलिजन करते हैं। ये आपस में कोलिजन करते हैं। ये क्यों कोलिजन करते हैं, देखो जी, जब इनके मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करेंगे, ये कोलिजन करते हैं कि ये सॉल्यूट जो होते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में, ये किस में जाएं, लिक्विड फॉर्म में जाके डिसॉल्व हो जाएं। मतलब एक प्रोसेस चलता है, जो हमारे पास सॉलिड जो अनडिसॉल्व होते हैं, ये किस में जाना चाहते हैं, उन सॉलिड फॉर्म में, या उन तुम इसे सीधे लिक्विड लिख सकते हो, सॉलिड जो डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं, किसमें, सॉल्यूशन के अंदर। एक प्रोसेस ये चलता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिसोल्यूशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है डिसोल्यूशन, इसे याद रखना, ठीक है। अब देखो, जब ये सॉलिड के मॉलिक्यूल अंदर जाते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल पीछे हटते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल पीछे क्यों हटते हैं, क्योंकि ये उन्हें क्या देना चाहते हैं, स्पेस देना चाहते हैं। उसके बाद जो ये शुगर के मॉलिक्यूल होंगे, ये पानी के अंदर जाकर यहाँ पे मतलब घुलने लगते हैं। जब ये घुलने लगते हैं तो देखो यहाँ पे शुगर के मॉलिक्यूल भी बढ़ते जा रहे हैं। जब शुगर के मॉलिक्यूल यहाँ अंदर बढ़ते जा रहे हैं तो ये भी क्या करेंगे, ये भी कोलिजन करेंगे। ये कोलिजन करेंगे तो ये कोलिजन से फिर से अपने अनडिसॉल्व स्टेट में क्या होना चाहेंगे, वापस आना चाहेंगे। तो मतलब समझो, जो पहले एक बार प्रोसेस ये हो रही होगी साथ में कि जो सॉलिड होगा वो पानी में जाके डिसॉल्व होना चाहेगा। जब वो पानी में जाएंगे तो पानी में मॉलिक्यूल बढ़ने लगेंगे, जिससे वही जो डिसॉल्व मॉलिक्यूल हैं वो बाहर किसमें आने लगेंगे, अपने अनडिसॉल्व स्टेट में। तो मतलब हमारे पास जो सॉलिड डिसॉल्व होंगे
वो फिर से वापस किस में आने लगेंगे, सॉलिड अनडिसॉल्व स्टेट में। वो इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। तो एक प्रोसेस ये चल रहा होता है कि जो सॉलिड अनडिसॉल्व होता है किस में जाने लगता है, सॉलिड डिसॉल्व में। वो एक प्रोसेस होता है जो सॉलिड डिसॉल्व होते हैं वो किस में आने लगते हैं, सॉलिड अनडिसॉल्व में। कुछ देर बाद जो होता है ये होता है कि जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन होता है वो बराबर हो जाता है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। अब देखो यहां पे क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। तुम कह सकते हो कि जो डिसोल्यूशन होता है ये किसके साथ इक्विलिब्रियम में आ गया है, क्रिस्टलाइजेशन के। मतलब हमारे पास जो डिसोल्यूशन हुआ ये इक्विलिब्रियम में आ गया है किसके, क्रिस्टलाइजेशन के। अब जब ये क्रिस्टलाइजेशन के किसके साथ इक्विलिब्रियम में आ गया, डिसोल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन के साथ इक्विलिब्रियम में आ गया, या फिर तुम कह सकते हो कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन किसके बराबर हो गया, क्रिस्टलाइजेशन के। अब इस समय पे जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। जब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल कांस्टेंट हो गए मतलब जितना मैक्सिमम अमाउंट में घुलना था वो मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट क्या होगा, घुल चुका होगा। तो जब ये इक्विलिब्रियम आ जाता है, ये जो डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन के इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो इस टाइम पे जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूशन होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है जिसमें सॉलिड के मॉलिक्यूल जो अनडिसॉल्व होते हैं वो डिसॉल्व के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। मतलब जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन होता है वो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बराबर हो जाता है। ठीक है, हमने तो ये बता दी। लेकिन तुम कह दो कि सर नहीं मानेंगे। भाई क्यों मान लें कि वहाँ पे मतलब डिसोल्यूशन में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती है, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं होता कि वहाँ पे इक्विलिब्रियम ऐसा कुछ होता है कहानी। तो इसी चीज को प्रूव करने के लिए वहां पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि जब पानी में चीनी, क्योंकि हमें ये शुरू में इस चीज को सोचने में प्रॉब्लम थी कि कैसा क्या हो गया कि वहां पे मतलब इक्विलिब्रियम कैसे एग्जिस्ट हो सकता है। हम तो सीधे ये जानते हैं कि पानी में चीनी घोली शरबत बन गया। तुमने भी देखा होगा कि एक मैक्सिमम अमाउंट के बाद पानी में चीनी नहीं घुलती है। पानी में चीनी नहीं घुलती है तो वही चीज समझ में आता है कि क्यों नहीं घुलती। तो वहां पे एक पर्टिकुलर टाइम पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने लगता है। अब इस बात को समझो, हमने यहाँ पे दो तरह की चीनी ली, दो चीनी के टुकड़े हमने लिए। एक टुकड़ा हमने ए वाला लिया, और ए वाला जो था वो क्या था, रेडियो एक्टिव शुगर। बात को समझो, रेडियो एक्टिव शुगर ली, और दूसरा बी हमने लिया नॉन रेडियो एक्टिव शुगर। कुछ देर बाद हमने देखा जो नॉन रेडियो एक्टिव शुगर है इसमें भी हमें क्या मिला, रेडियो एक्टिव शुगर के ट्रेस मिल गए। मतलब अगर हमने पूरा घुलने से पहले उस टुकड़े को बाहर निकाल लिया तो नॉन रेडियो एक्टिव शुगर में हमें क्या मिला, रेडियो एक्टिव शुगर मिला। देखो क्यों ऐसा हुआ होगा, हमें पता है कि शुगर जो अनडिसॉल्व होता है ये किसके साथ इक्विलिब्रियम में होती है, शुगर जो डिसॉल्व हो चुकी होती। अब देखो शुगर के बीच में इक्विलिब्रियम है, तो जब ये दोनों इसके अंदर गई होंगी तो पानी में दोनों तरह की शुगर हुई। तो क्या हुआ होगा कि जो शुगर हमारे पास नॉन रेडियो एक्टिव थी उसके मतलब उसके अनडिसॉल्व का हमें किसके साथ मिल गया होगा, शुगर रेडियो एक्टिव जो डिसॉल्व थी। तो जो एक नॉन रेडियो एक्टिव अनडिसॉल्व थी, जो हमारी नॉन रेडियो एक्टिव अनडिसॉल्व थी,
जो रेडियो एक्टिव डिजोल्व थी जब उसके बीच में इक्विलिब्रियम बन गया तो हमें पता है कि इन दोनों के बीच अनडिजोल्व डिजोल्व इक्विलिब्रियम बन जाएगा, जिससे ये रेडियो एक्टिव वाले भी नॉन रेडियो एक्टिव वाले में उसके कुछ ट्रेस आ गए होंगे। तो ये तो इम्पोर्टेंट था हमें इक्विलिब्रियम को समझने का कि ये इक्विलिब्रियम कैसे आया इस मामले में। तो ये इक्विलिब्रियम समझने के लिए ये हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ा था, जिससे हमने इसके इक्विलिब्रियम को समझा कि हाँ सैचुरेटेड सोल्यूशन में ही इक्विलिब्रियम होता है। अब एक चीज याद रखना कि सोल्यूशन सैचुरेटेड में ही इक्विलिब्रियम होता है, वो इक्विलिब्रियम के टाइम के सोल्यूशन को क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब यहाँ पे दो और टर्म डिफाइन होते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, एक होता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब एक बात समझो, अनसैचुरेटेड का तो हमें समझ में आता है कि ठीक है, जब हमें जितना घुलना था अगर हमें लेस देन सैचुरेटेड है, अगर जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेस देन सैचुरेटेड है उसे क्या कहा जाता है, अनसैचुरेटेड। मतलब जितना घुलना था उससे कम घुला। अब यहाँ पे क्या है कि मोर देन सैचुरेटेड, मतलब यहाँ पे क्या है, मोर देन सैचुरेटेड। अब हमने अभी अभी पढ़ा कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होने पे ज़्यादा घुलेगा ही नहीं। जब वो ज़्यादा घुलेगा ही नहीं तो सुपर सैचुरेटेड बनेगा कैसे? मतलब तुम तो ठीक है, तुम पढ़ तो लेते हो कि ठीक है सर सुपर सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि जो सोल्यूशन होता है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व कर लेता है, लेकिन वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व ही क्यों करेगा? जब एक पर्टिकुलर अमाउंट पे वहाँ पे क्या जनरेट हो जाता है, इक्विलिब्रियम, तो उस टाइम पे जो जनरेट मतलब सॉल्यूट होगा वो ज़्यादा घुलेगा ही क्यों? तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट, समझो हम ये लेते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा कि जो मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है वो फिक्स होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है। तो हम मानते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस पे 50 ग्राम शुगर घुलती है। हम 100 ग्राम वाटर की ही बात करते हैं। 50 ग्राम शुगर घुलती है, ठीक है। अब हर बार 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पे 1 ग्राम का चेंज आता है, ठीक है। मतलब अगर 50 से 60 कर दोगे तो 51 ग्राम घुलेगी, 60 से 70 कर दोगे तो 52 ग्राम। हम ये अज्यूम कर दे टेम्परेचर बढ़ाने पे। तुमने देखा होगा कि जनरली चीज़ें घुलती जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। जो सॉलिड होता है वो किस में घुलता है, लिक्विड में। जैसे तुम्हारे यहाँ कभी अगर चीनी का सीरा बना हुआ होता है, पानी में जब पहले चीनी डाली जाती फिर उसको हम गर्म करके हिलाते रहते हैं, उससे किसी कलछुल जो भी तुम्हारे यहाँ कहते हैं उसको, तो शुगर और ज़्यादा घुलती है, ठीक है। अब इसकी बात को समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इस साइड में टेम्परेचर हमने यहाँ पर 60 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया है और इस साइड पे टेम्परेचर हमने 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। अब एक बात का ध्यान रखना, हमने एक सोल्यूशन बनाया इस टाइम पे सोल्यूशन बनाया हमने, सोल्यूशन बनाया 50 ग्राम को हमने घोल दिया 100 ग्राम वाटर में। जब हमने 100 ग्राम वाटर में घोला तो इस टाइम पे ये क्या बना हुआ है, इस टाइम पे ये सोल्यूशन हमारा सैचुरेटेड बना हुआ है, क्योंकि 50 ग्राम घुलना था, 50 ग्राम घुला। अब अगर हम इसी सोल्यूशन को क्या कर दें, गर्म कर दें, इसी सोल्यूशन को हम क्या कर दें, हीट कर दें और टेम्परेचर कहाँ पे ले जाएं, 60 डिग्री पे। अब देखो 10 डिग्री बढ़ाने पर 51 मतलब 1 ग्राम चेंज आता है, 1 ग्राम का चेंज आता है। तो 50 ग्राम से यहाँ पे 50 ग्राम था, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 51 ग्राम। लेकिन हमने इसी टेम्परेचर को किया है तो यहाँ पे होना कितना चाहिए था हमें सैचुरेटेड के लिए, 51 ग्राम। लेकिन है कितना, 50 ग्राम। 50 ग्राम किस में है, 100 ग्राम H2O में। लेकिन हमें पता है जब 60 करेंगे तो 1 ग्राम बढ़ जाना चाहिए था, मतलब 60 पे 51 ग्राम सैचुरेटेड होता है, तो 50 ग्राम पे वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा। तो अनसैचुरेटेड सिंपली समझ सकते हो कि टेम्परेचर का ही खेल नहीं, तुम कम घोलो तो वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड। मतलब हम एक मतलब टेम्परेचर के साथ तुम्हें समझाना चाहते हैं। और सुपर सैचुरेटेड में देखो क्या खेल होता है। अब जब तुम इसी को क्या कर दोगे, कूल कर दोगे, तो देखो इसमें 50 ग्राम था तो यहाँ पे कितना ग्राम होना चाहिए, 49 ग्राम।
लेकिन जब तुमने यहाँ पे इसी सोल्यूशन को लिया, सल्यूट को नहीं मिलाया, सल्यूट को कोई कहानी नहीं चेंज करी, तो ये क्या हो जाएगा, 49 ग्राम होना था, ये रहेगा कितना, 50 ग्राम 100 ग्राम H2O में। मतलब होना कितना चाहिए था 49, लेकिन है कितना 50। तो इस समय ये अपने जितना होना चाहिए था सैचुरेटेड के लिए उससे ज़्यादा घुल के बैठा ये। तो इस टाइम पे ये होता है सुपर सैचुरेटेड, मतलब सुपर सैचुरेटेड टेम्परेचर का खेल होता है। अब याद रखना, जितना एक्स्ट्रा घुला हुआ होता है वो सॉलिड के फॉर्म में बाहर आ जाता है, मतलब वो अनडिजॉल्व के फॉर्म में बाहर आने लगता है। जैसे कभी देखो, अगर तुम्हारे यहाँ सिरा चीनी का बनाया गया है तो अगर तुम उसको ठंडा कर दोगे तो चीनी सॉलिड के फॉर्म में बाहर आने लगती है, तो वो इसीलिए होता है। तो अनसैचुरेटेड का तो सिंपल सा रीज़न होता है कि जब तुम कम घोलो तो क्या बनेगा, अनसैचुरेटेड। लेकिन सुपर सैचुरेटेड के लिए तुम्हें टेम्परेचर के खेल करने पड़ेंगे। क्यों टेम्परेचर का खेल करना पड़ेगा, क्योंकि उससे तुम्हें टेम्परेचर का खेल करोगे तभी ज़्यादा वैल्यू घुलेगी। क्योंकि अगर सैचुरेटेड पे इक्विलिब्रियम आ जाता है, हमने जो पढ़ा, तो ज़्यादा वैल्यू घुलेगी ही क्यों। सिंपल सा रीज़न है कि अगर सैचुरेटेड जो चीज़ बन चुकी है तो वो अपने आप को ज़्यादा घोलेगी ही नहीं। तो सुपर सैचुरेटेड जब तुम पर्टिकुलर टेम्परेचर को कम कर देते हो, तो जैसे 50 पे 50 ग्राम था तो 40 डिग्री पे 49 ग्राम होना चाहिए, लेकिन तुमने उसी सोल्यूशन को कम कर दिया है। जब उसी सोल्यूशन को कम कर दिया तो ये 50 ग्राम हो गया, लेकिन होना कितना चाहिए था 49 ग्राम। तो अपने सैचुरेशन से वो 1 ग्राम ज़्यादा है। जब सैचुरेशन से 1 ग्राम ज़्यादा है तो इस टाइम को क्या बना हुआ है, सुपर सैचुरेटेड बना हुआ है। तो सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की ये कहानी होती है। तो आज हमारा जो टॉपिक था सॉलिड एंड लिक्विड लगभग खत्म हुआ। अब इसमें नेचर ऑफ लिक्विड और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि सब बढ़ता है, कभी कभी कई टेम्परेचर जैसे Na2SO4 ये 32 डिग्री तक मतलब इंक्रीज करता है टेम्परेचर बढ़ाने, फिर उसके बाद ये कम होने लगता है। तो ये भी चीज़ थोड़ी बहुत नॉलेज रखना, लगभग हर मतलब ज़्यादातर का तो बढ़ता ही है, लेकिन मतलब ज़्यादातर सॉलिड टेम्परेचर बढ़ाने पर डिजॉल्व ज़्यादा होते हैं। लेकिन Na2SO4 32 डिग्री पॉइंट 32.8 हाँ 32.8 तक होता है। जो सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है फिर सॉलिबिलिटी डिक्रीज होने लगती है, वो भी देखेंगे। तो हमें ये करना है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ना है। ये हमारी चीज़ें थी जो हमारा आज का लेक्चर था सॉलिबिलिटी पे। सॉलिबिलिटी क्या मतलब, सॉलिड इन लिक्विड पे। तो ये चीज़ है, इस इक्विलिब्रियम को याद रखना, ऐसे प्रूव किया गया था। और यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम होता है जो रेट ऑफ डिस्टिलाइजेशन और रेट ऑफ डिसोल्यूशन के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये हम आगे के लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद।